झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की बॉडी को प्रयागराज में दफनाया जाएगा। असद की कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्र तैयार कर दी गई है। शव लेने अभी तक कोई नहीं आया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस खुद असद और गुलाम का शव लेकर प्रयागराज आएगी। असद का शव नाना को सुपुर्द किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं से पहले असद और गुलाम मोहम्मद का 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया कि माफिया अतीक के बेटे असद को 2 गोलियां लगी हैं। वहीं शूटर गुलाम को सिर्फ 1 गोली लगी, जो पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ से धूमनगंज पुलिस ने देर रात पूछताछ शुरू की। इसके लिए अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज थाने लाया गया। यहां दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई तो पुलिस के 200 सवालों के सामने माफिया असहज और उग्र नजर आया। हर सवाल का जवाब देने से अतीक कतराता रहा। वहीं एसटीएफ ने झांसी के बड़ा गांव से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर की एफआईआर दर्ज कराई है। अतीक के लड़के की। कब आपको कहा गया? सुबह 5:30 बजे हमारे पास यहाँ पास आए थे। हाँ। सुबह 5:30 बजे से आए थे हम। किसने कहा था कब कर रहे हैं? हमारे पास फोन गया था, कोई कहा नहीं, फोन गया था। जब यहाँ आए कबर खोद रहे थे, 2 जहाँ खोदा कबर पड़ गई, तीसरी जहाँ ये खोद रहे हैं। तो अभी इसमें टाइम ज्यादा लग गया है। अब इसमें हमको 4 से 5 घंटा भी टाइम। तो इस खबर में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो हेड अम्बरीश सिंह का। जी अम्बरीश, कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ उसने पूरे देश में एक तरह से सनसनी फैला दी। आज इस मामले में क्या खास रहा? अशरफ और अतीक के साथ पूछताछ भी हुई और जिस तरह से ये एनकाउंटर में मारे गए, इनके दफनाने का क्या कार्यक्रम रहा? क्या कुछ आज पूरे दिन में रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर विक्रम, कल की घटना से जरूर एक मैसेज गया है जनता के बीच में। तो योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है जी। और ऐसे में 24 फरवरी की वो घटना जब उमेश पाल हत्याकांड होता है, उसके बाद से चूंकि सवालिया निशान उठने लगते हैं, न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि लोगों के बीच में भी ये संदेश जाने लगता है, आखिर ये 0 टॉलरेंस की सरकार कर क्या रही है। दिन दहाड़े ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, साथ ही साथ उसके साथ तैनात उसकी सुरक्षा में तैनात 2 जवानों की भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, वो फरार हो जाते हैं। हालांकि 15 दिन के अंदर ही पुलिस को सफलता मिलती है और 2 शूटरों को प्रयागराज में ढेर कर दिया जाता है। लेकिन जो 3 अन्य अभियुक्त थे, चाहे वो असद हो या गुलाम हो या फिर गुड्डू मुस्लिम, उनकी तलाश में 48 दिन पुलिस क्या खाक छान रही थी। लेकिन कल एक घटनाक्रम हुआ। अतीक अहमद और अशरफ की जिस वक्त पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान ये एक खबर आई कि असद का और गुलाम का एनकाउंटर झांसी में कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 दिन से पहले जब दिल्ली में आखिरी लोकेशन असद की मिली थी और वहां पे उसको जिन लोगों ने संरक्षण दिया था, उन लोगों को जब गिरफ्त में लिया गया तो पुलिस को ये सूचना मिली कि झांसी की वो लोकेशन है जहां पर असद और गुलाम भागे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरी जो जानकारी थी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा और किसी के समक्ष इस बात को पेश नहीं किया। लेकिन कल पुलिस के मुताबिक जब पुलिस को असद और गुलाम की एग्जैक्ट लोकेशन मिली और एसटीएफ ने जब देखा कि बिना बाइक से, जब एसटीएफ के जो खुफिया एजेंट थे उनके थ्रू जब एसटीएफ को सूचना मिली कि एक बाइक, डिस्कवर बाइक से 2 व्यक्ति जा रहे हैं और उनकी पहचान असद और गुलाम के रूप में की गई और बाइक में कोई नंबर नहीं था और असद और गुलाम ने हेलमेट नहीं पहन रखे थे। पुलिस ने जब उनको रोकना चाहा तो वो भागे और पुलिस ने करीब 1.5 घंटे तक उनका पीछा किया और जब वो जंगल के रास्ते भागने की कोशिश कर रही थी तो एसटीएफ ने उनको घेर के उनके करीब 59 राउंड गोलियां चली और पुलिस ने उनको ये भी कहा कि तुम अपने आप को गिरफ्तारी दे सकते हो, आत्मसमर्पण कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और पुलिस को गालियां देते रहे। गालियां देते हुए गोलियां चलाने लगे और उस वक्त पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में उनको गोली मारी और दोनों वहीं तड़पने लगे। सूचना ये भी है कि गुलाम के गले में गोली लगी है जबकि असद के सीने में 2 गोलियां लगी हैं और दोनों करा रहे थे। पुलिस ने एम्बुलेंस से उनको भेजने की कोशिश की लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि दोनों दम तोड़ चुके हैं। ये तो एक बात थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि अतीक अहमद ने ऐसा क्यों करा है। असद, इसके नाम पर एक भी मुकदमा, एक भी एफआईआर नहीं दर्ज है और इंटर की परीक्षा असद ने दिया था और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। होनहार छात्र को क्यों ऐसे काम के
अहमद ने कहा करने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उमेश पाल से अतीक अहमद ने कई बार बोला कि वो अपनी जो गवाही है राजू पाल हत्याकांड में, उस गवाही को ना दे। और लोगों के बीच में जिस तरीके से उमेश पाल बार बार ये कहता रहता था कि अतीक अहमद को मैं उसकी जगह पे पहुंचाऊंगा, इस बात से अतीक अहमद का ये कबूलनामा है कि उमेश को दिन दहाड़े मारने की प्लानिंग मेरी थी और अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया था ताकि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि अतीक कटिया अभी जिंदा है, और इसका एहसास उन लोगों को कराना चाहता था। हालांकि पुलिस के सवारों से घिरे उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद का कबूलनामा ये भी आया है पूछताछ में। अतीक क्योंकि असद की मौत के बाद अतीक अहमद कुछ टूटा सा है और वो लगातार खुलासे कर रहा है। अतीक ने यह भी कहा है कि उमेश पाल को पूरी मारने की पूरी प्लानिंग उसकी थी, क्योंकि उसके अपहरण का केस आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। ऐसे में अतीक ने यह कहा कि जिस तरह से खुलेआम हमारे खिलाफ उमेश पाल बोल रहा था, उसका गलत मैसेज जा रहा था। हमने तय किया कि अगर उमेश पाल को दिन दहाड़े नहीं मारा गया तो फिर हमारे नाम का जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। यूपी एसटीएफ जो है आज सुबह पूछताछ के लिए अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ ने भी पूछताछ की। कल रात में धूमनगर थाने में अतीक अहमद से कल रात से ही पूछताछ हो रही है और ये पूछताछ 17 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक इस तरह जारी रहेगी और अतीक अहमद को अलग अलग लोकेशन पर ले जाया जाएगा। विक्रम, एक बड़ी जानकारी है। अतीक अहमद ने जिस तरीके से आईएसआई के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया है और पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा किया है, उसने ये कहा है कि उसके आईएसआई संगठन लश्कर तौबा से उसके संबंध है और पाकिस्तान से वो हथियार मंगाता था। पंजाब में ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं वो उनको खरीदा करता था और अतीक ने यह भी माना कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी हथियार ऐसे ही मिलते हैं। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने यह खुलासा किया है कि अतीक ने उनको ये भी बताया है कि अगर उसे उन ठिकानों पर ले जाया जाएगा तो पैसा, हथियार और कारतूसों को बरामद करा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है विक्रम कि अबू सलेम से जिस तरीके से अतीक अहमद के संबंधों का पुलिस खुलासा कर रही है, क्या साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और महाराष्ट्र की जेल में बंद अबू सलेम से जब अतीक अहमद की बात होती थी तो उस दौरान अबू सलेम को और अतीक अहमद को मोबाइल फोन कौन प्रोवाइड कराता था? ये बड़ा सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी है। ऐसे में सरकार भले ही अपने ऊपर इस बात के लिए अपने जेल अधीक्षकों को सस्पेंड करे, अफसरों को सस्पेंड करे, लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वहां पे वेपन्स किसने पहुंचाए, वहां मोबाइल किसने पहुंचाए। दूसरी एक बड़ी जानकारी ये भी कि अतीक अहमद से रात भर की जो पूछताछ पुलिस ने की है विक्रम, उसमें अतीक अहमद ने ये भी खुलासा किया है लगभग 200 सवालों में अतीक अहमद के ऊपर जो 200 सवाल हुए कि वो जमीनों को जो हथियाता था, लोगों से जो जमीन वो खरीदता था, चाहे वो अपनी गुंडई के बल पर या फिर अपनी दबंगई के बल पर, उसमें अतीक अहमद ने लगभग करीब एक बड़ी खबर ये कि 180 ऐसे अधिकारियों का जो कि विकास प्राधिकरण के, नगर निगम के और अन्य सरकारी अमलों के जो अधिकारी, जो कर्मचारी है, लगभग 180 ऐसे कर्मचारी हैं अतीक अहमद ने जिनसे अपने संबंध होने का भी कल रात में खुलासा किया है। और ये एक बड़ी घटना है और इसमें अगर सरकार काम करेगी, अगर अतीक अहमद से सर रिमांड पर बात होगी और ये जो बात है ये पूरी अगर पारदर्शिता के साथ होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, तो इसमें अन्य ऐसे कई बड़े नामों का खुलासा होगा जिससे शायद सरकारी महकमा या सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, जनता के बीच में भी कई ऐसे नामों का खुलासा हो जाएगा कि अतीक अहमद जैसे लोग या अतीक अहमद जैसे बाहुबली खुद से नहीं बनते बल्कि सरकारी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण से बनते हैं। अबू सलेम कनेक्शन पर एक बात ये भी सामने आई कि अतीक अहमद ने अबू सलेम से बात करके बेटे असद को बचाने के लिए गुहार लगाई थी और महाराष्ट्र में अबू सलेम ने एक ठिकाने के लिए असद को बुलाया भी था, लेकिन चूंकि एसटीएफ सतर्क थी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ सीधे संपर्क में एसटीएफ थी, तो महाराष्ट्र जाकर भी असद वहां पर छुप नहीं पाया और उसको वापस दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली में 3 वो नाम थे जिनसे अतीक अहमद ने अपने बेटे के लिए कुछ पैसे के लिए मदद मांगी थी और उन लोगों ने अतीक अहमद को के बेटे असद को पैसे पहुंचा और जिसके बाद असद दिल्ली से सीधे अजमेर गया और अजमेर के बाद वो जब झांसी आया तो पुलिस के साथ शूटआउट में मारा गया। हालांकि शूटआउट पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने ये हलफनामे में दिया है कि असद और गुलाम एक बाइक से भाग रहे थे और पुलिस ने उनका पीछा किया है और 2 जगह से, मतलब आगे और पीछे से पुलिस ने उसे घेर कर मारा है। लेकिन ये सारे सवाल क्योंकि ऐसे रास्ते पर वो भाग रहे थे जो जंगल का रास्ता है, जहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे बाइक 20 से 30 किलोमीटर प्रति
प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकती, वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है कि असद से आगे पुलिस की एक टीम निकल गई और असद ने उस दौरान कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि बाइक जो बाइक मौके पर शिनाख्त की गई, जो पाई गई है, उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, उस बाइक पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिख रहा है, चेसिस नंबर गायब है। ऐसे में बड़े सवाल हैं जो शायद आगे निकल कर आएंगे, लेकिन खुफिया तंत्र जिस तरीके से अतीक अहमद से के कबूलनामे दिखा रही है, उससे ये भी संशय की स्थिति, आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि अतीक अहमद कबूलनामे पे कबूलनामा कर रहा है और 42 साल के अपने उस इतिहास को पीछे शायद अतीक अहमद ने छोड़ दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, और इस तमाम विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। आप फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दे रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड अमरीश सिंह। प्रयागराज में दफनाए जाएंगे असद और गुलाम के शव, कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। तो प्रयागराज में किस तरह का माहौल है, यह जानने के लिए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां हमारे एवन संवाददाता राजुल शर्मा मौजूद है। जी राजुल, कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, अब उसके जो दो मेन मुख्य अभियुक्त थे उनके शव प्रयागराज में दफनाए जाएंगे, असद और गुलाम के शव। तो अभी क्या माहौल है वहां पर, किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है और उनके परिवारजन कौन वहां पे पहुंचे हैं कब्रिस्तान में? मैं आपको सबसे पहले विक्रम जी बता दूं कि यहाँ पर असद और जो 102 यहाँ पे दफन किए जाने हैं, उसको फिलहाल सुबह 5 बजे करीब पुलिस ने यहाँ से ये कसारी मसूरी चकिया में ये दोनों शव दफन होंगे। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर और आ रही है कि इनके नानू और जो पुलिस वाले थे जो कि यहाँ से निकले थे कुछ लोग लेने के लिए, वो आधे रास्ते से वापस लौट आए और ये भी बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस ने शव लाने से मना कर दिया है। अब वहाँ ये पेच फंस गया है कि वहां से शव लेके निकलेगा कौन। हालांकि अभी तक जो बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि झांसी पुलिस ये दोनों शव लेकर तकरीबन 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचेगी और रात में दफनाने का कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए यह कार्य कल सुबह किया जाएगा। विक्रम जी जी मतलब कारण ये रहा कि उनके परिवार से कोई वहां पर पहुंचा नहीं अभी शव के लिए? जी कोई भी नहीं पहुंचा है, ऐसी सूचना हमारे पास आ रही है और प्रयागराज पुलिस ने भी जो है शव वहां से साथ में लेकर आने से इनकार कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनके घर पर जो कि गिराया जा चुका था, वहां पर भी ये सरगर्मी तेज है कि हो सकता है कि जब शव पहुंचेगा उसी समय शाइस्ता परवीन भी सरेंडर करेंगी और मीडिया के सामने भी वो आ सकती हैं। जी राजुल, देखिए जिस तरह से ये माहौल दिख रहा है, पहले जब इनका खौफ चलता था तो इनको देखकर कई युवा इस दलदल में आने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन अब देखें उनकी मौत के बाद उनके शव को लेने वाला भी कोई नहीं है। तो इतना बुरा अंत, ये मैसेज जाता है अपराधियों को। योगी सरकार ने जिस तरह खाक में मिलाने का कहा तो खाक में मिला दे, और उसके बाद अब जो स्थिति दिख रही है उसको देखकर ये यकीन है कि कोई भी युवा इस दलदल में नहीं फंसेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजुल शर्मा, प्रयागराज से जानकारी दे रहे थे।